आज की तारीख में भीड़ लगी हुई है साहब हर जगह पे। राइट, लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी जॉइन्स अस फ्रॉम पटना। अरुण कुमार जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाउ आर यू सर, हाउ आर यू? तो बहुत अच्छे अरुण हैं, कुमार आप कैसे साहब, हैं? लालू जी ने तो कह दिया कि ये सरकार सिर्फ अगस्त तक चलेगी। आज लालू जी बिल्कुल। का भाषण आया है कि ये सरकार अगस्त के आगे नहीं चलेगी। ये अगस्त का क्या वर्कआउट किया सर उन्होंने, कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, कल पार्टी की स्थापना दिवस धूमधाम से पूरे प्रदेश में और देश के कोने कोने में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मनाया गया। और उसी कार्यक्रम के दौरान हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने अपने भाषण में कहा कि यह सबसे अधिक कमजोर सरकार है केंद्र में और अगस्त के बाद कभी भी गिर सकती है। मतलब अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी यह सरकार। आप तो जानते ही हैं कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब कुछ बोलते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ तथ्य रहता है, रहस्य रहता है। वो एक बड़े बहुत बड़े मजे हुए राजनेता हैं। उन्होंने तो अपने राजनीतिक जीवन में कई प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किया। तो इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है उसमें दम है। और जो स्ट्रक्चर दिख भी रहा है ये तो कमजोर सरकार है, बैसाखी के सहारे टिकी हुई है। और इसके दो बैसाखी हैं, एक बिहार से नीतीश कुमार जी हैं और उधर चंद्रबाबू नायडू जी हैं। तो दोनों का तो भाई अब दोनों महत्वाकांक्षी लीडर हैं। अपने अनुसार भाव मोल तोल इधर उधर करके ही वो किसी के साथ जाते हैं। उनके मन मुताबिक जब डिमांड पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से खटपट शुरू होता है। इतिहास रहा है। और हमें लगता है खास करके नीतीश कुमार जी की बात करें तो इनकी जो उम्मीद थी, सारे उम्मीद पर पानी फेरने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे पहले तो इनके मन मुताबिक जो मंत्रालय मिलनी थी वो मंत्रालय नहीं मिले। एक अच्छे अच्छे विभाग चाह रहे थे, एक भी इनकी सुनी नहीं गई। और 2 से अधिक मंत्रिमंडल में सदस्य चाहते थे, इनको 2 पर जो है अटका दिया गया। तो बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद जदयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई तो आपने देखा ही होगा जदयू ने जो प्रस्ताव पारित किया उन प्रस्ताव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा शामिल है, विशेष पैकेज शामिल जी। है। और उसके बाद जाति आधारित गणना जो बिहार सरकार में, उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी थे और उनके प्रण और उनके मेहनत संघर्ष का परिणाम आपने देखा कि बिहार में जाति आधारित गणना हुई और गणना कराने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। और उसके उपरांत पूरे कैबिनेट ने तय किया, प्रस्ताव सेंट्रल को भेजा गया कि भाई जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, इस दायरे बढ़ाए गए दायरे को आप संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। तो विभिन्न तरह के मांग है। अब देखने वाली बात है कि नीतीश जी की कब कौन सी मांग पूरी होती है, उसके बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो और अरुण कई कुमार तरह जी ये के बताएं, 17 दिन में 12 पुल ढह गए बिहार में, 17 दिनों में 12। अभी आज और कल के बीच में कोई और भी ढह गया और मुझे मालूम नहीं है, 12 तो पक्का है। तो जी इसकी जी जिम्मेवारी बिल्कुल। कौन लेगा सर? इसकी जिम्मेवारी तो कोई ले नहीं रहा है। मतलब ये तो ऐसा कर रहा है कि वो रूटीन चीज है। सर 12 ब्रिजेस हैव फॉलन, 12 ब्रिज गिर गए, 12। अरुण कुमार जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो राजीव जी आधिकारिक ये सूचना है। इसकी आंकड़ा आप बढ़ा भी सकते हैं। और पिछले 48 घंटे में 6 से 7 ब्रिज गिरने का काम, ताश के पत्ते की तरह गिर रहे हैं। जी। लेकिन अब ये सरकार जो बिहार में है, सुशासन की दावा ठोकती है, कहती है कि हम करप्शन से कोई समझौता नहीं करते हैं। अब देखिए इनका सुशासन का पोल खुल रहा है। इससे तो साफ जाहिर है कि
एनडीए की जो सरकार है बिहार में, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ने पुल निर्माण के नाम पर, पुल पुलिया निर्माण के नाम पर, रख रखाव के नाम पर जम के भ्रष्टाचार करने का काम किया। और सारे जो इनके भ्रष्टाचार हुए वो आज सामने आ रहा है। अब ये कल्पना कर सकते हैं, निर्माणाधीन पुल गिर रहे हैं, आज शाम में ढलाई हुआ, सुबह पता चला ताश के पत्ते की तरह भरभरा गए पुल। तो ये है नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन वाला मॉडल। और तो अरुण कुमार जी, तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट के माध्यम से उस चीज को व्यंग के तरफ से बोला कि गर्मी से परेशान सुशासनी पुल प्रतिदिन नदियों में कूद रहे हैं। यानी एक बहुत जबरदस्त व्यंग, पुल नदियों में कूद रहे हैं, सुशासनी पुल, जो आप कह रहे हैं सुशासनी पुल, तो क्या सुशासन की बातें हैं अरुण कुमार जी? ये जो है प्रदीप जी, ये सरकार किसी भी बात पर सुशासन की बात करेंगे, कानून की राज की बात करेंगे, करप्शन लेस की बात करेंगे। तो आप देखिएगा, ऐसे तो प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं बिहार, शायद ये सब खबर उनके पास तक जाती है कि नहीं जाती है भगवान जाने, लेकिन बिहार आते हैं तो लंबा चौड़ा नरेंद्र मोदी जी भी तकरीर देते हैं, भ्रष्टाचार पे तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर तो बहुत ज्यादा बोलते हैं जी, हमारी सरकार को याद दिलाते हैं। आइए अभी बिहार देखिए, अगर खबरें चलती हो या खबर आप तक वहां पहुंचती हो तो देखते होंगे, या हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष में ईमानदारी से जो भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की अदा कर रहे हैं, और सरकार को प्रत्येक दिन आईना दिखाने का काम करते हैं। और तेजस्वी यादव जी ने यही ईमानदारी के बात कहते हुए कहा कि अगर लालू जी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते, हिंदुस्तान का राजा हरिश्चंद्र होते आज तो। और आगे जाकर कहा वो जो चारा घोटाला को मिनट में भाईचारा घोटाला बना देते, भाईचारा घोटाला बना देते, और लालू यादव जी के डीएनए अलग चेंज, हरिश्चंद्र। तो ये कितना सच है? बिकॉज महाराष्ट्र में भी हम लोग चर्चा करते हैं बजाज साहब, आज फिर जिसको दोषी भ्रष्टाचारी बोले हैं उनको क्लीन चिट मिला बिकॉज वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनका नाम है रविंद्र वाइकर जी, यहां से एमपी बने हैं। तो वही है कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ तो हरिश्चंद्र बन जाते हैं। अरुण कुमार जी। जी प्रदीप जी, आपने सही ही कहा, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है, और देश और इतिहास गवाह है। आप जिस महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अब जब इनके साथ अजीत पवार जी नहीं थे तो चुनाव में जनसभाओं में क्या कहते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी का, महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं अजीत पवार जी, चक्की पीसिंग, जेल जाई, क्या क्या वो नारा गढ़ते थे खुले मंच पे। क्या हुआ? गले लगा लिए, और गले लगाकर डिप्टी सीएम बना दिया गया। सर डिप्टी सीएम ही नहीं, खजाने की चाबी दे दी। हाँ, खजाने का चाबी भी दे दिया सर, फाइनेंस मिनिस्टर बना। बिल्कुल सारे पाप झूल गए। और कई हैं वहां तो, दर्जनों नेता हैं उनके मंत्रिमंडल में। तो क्या आप तो सारी बात जानते ही हैं, देश अब आम आवाम जान गया। अब 10 साल के दौरान आप देखेंगे राजीव जी, 24 से अधिक जिस पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगे, येदुरप्पा जी से लेकर विश्वकर्मा जी से लेकर कई ऐसे हैं, रेड्डी ब्रदर्स आगे वापस आ गए। अब लंबा लिस्ट है, लंबा। ये तो बहुत बड़ा नेम फेम वाले लोग हैं, कई अब 1 घंटा आधा घंटा लग जाएगा। तो ये सारे लोग आज कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वो दूध के झूले हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, अगर निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता पर किसी तरह का करप्शन का आरोप रहता और रियल में अगर वो करप्ट होते तो कब के समझौता कर लिए होते। लेकिन उन्होंने
इन सरकार के सामने झुकने का काम नहीं किया, सारे कठिनाइयों को झेलने का काम किया। लेकिन आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने अपने नीति और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करने का काम किया। अरुण कुमार जी, शांति जी, ये तो खैर देखिए साहब, जहां तक लालू जी का प्रश्न है, लालू जी की लोकप्रियता का प्रश्न है, और जिस प्रकार लालू जी का बोलने का लहजा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उनका बोलबाला, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां पे मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूं बात, अरुण कुमार जी, वो क्योंकि अभी पुल की फुटेज चल रही है, आप देख रहे होंगे कि ब्रिजेस की फुटेज चल रही है सर, 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है, तो इसमें सिर्फ इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं और कोई नहीं है। आपसे जानना चाह रहा हूं, जो मंत्री जी कौन है, आदरणीय मंत्री जी कौन है जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे थे या कुछ कर रहे थे, उनका रेजिग्नेशन नहीं आना चाहिए थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आप देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश के हर गतिविधि पर आपकी पैनी निगाह रहती है, प्रदेश जी की भी पैनी निगाह रहती है। 15 दिन से लगातार 1 दर्जन से अधिक पुल पुलिये ध्वस्त हो गए जी। उसके बाद नीतीश बाबू का नींद टूटा, उनके कान में जू रेंगा, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने ताबड़तोड़ सरकार पर हमला करने का काम किया, उन्हें जगाने का काम किया, तो 15 दिन बाद वो जगे नीतीश बाबू और आनंद फानन में समीक्षा बैठक बुलाई, और समीक्षा बैठक में मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया, विभागीय जो मंत्री थे, एक सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का काम किया, और सारे तरह का जो है होता है कोरम पूर्ति, खाना पूर्ति करके सारे तरह तो जो उनको निर्देश निकालना था वो उन्होंने निकालने का काम किया। और अभी जो बोल रहे आप 17 अभियंताओं पर कार्रवाई की गई, ये तो छोटी मछली है, इसको आईवास कर सकते हैं लोगों को। अब पूरे देश में जिस तरीके से इस सरकार की साख गिर रही है, इनके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, तो दिखाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। सर यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अरुण कुमार जी, आप तो बिहार से, इस वक्त आप पटना में हैं, कहाँ पर हैं इस वक्त आप? मैं पटना में। पटना में आप। अरुण कुमार जी ये बताएं, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हमारे जो रिसर्च टीम है उन्होंने भी बहुत रिसर्च किया हर जगह पे हम लोगों ने, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है और कहीं पर उसकी चर्चा भी नहीं है। ये जो, क्योंकि देखिए साहब, बिहार में फ्लड के दौरान, बारिश के दौरान हर जगह पे फ्लड आता है, हर जगह पे पानी भरता है, और उसकी वजह से ये छोटे छोटे पुल और छोटी छोटी पुलिया, जिसको आप पुलिया बोलते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल क्रॉसिंग, प्रदीप जी, जो छोटी सी क्रॉसिंग होती है उसको पुलिया कहा जाता है। सर आप ये बताएं कि पिछले 10 साल से 15 साल से जो भी है, इनकी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था? वो मिल नहीं रहा मुझे कहीं। मेंटेनेंस किसके पास था अरुण कुमार जी? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मैंने तो पहले ही कहा, 17 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, 18 महीना छोड़ दें, और जो है ग्रामीण विकास, कार्य विकास विभाग हो या जो भी है, जल संसाधन विभाग हो, ये सारे विभाग जदयू के पास रहा है, जदयू कभी भारतीय जनता पार्टी। तो इन लोगों ने रख रखाव के नाम पर भी भारी भ्रष्टाचार करने का काम किया। कागज पे रख रखाव का बिल पास हो रहा है, और समझ सकते हैं जबरदस्त रूप से गरीबों की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है, लूटा गया है, बनाया गया। ये तो मेंटेनेंस, आप तो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। आप ये कहिए ना, निर्माणाधीन पुल इसमें आधा दर्जन है, आज ढलाई किए कल गिर गया, उसको आप क्या कहेंगे? 40 साल 50 साल की जो पुल पुलिया है उस पर तो कह सकते हैं रख रखाव की सरकार की जवाबदेही है, वहां तो भ्रष्टाचार हुआ ही। क्योंकि ये जो न्यू पुल है सर, अररिया का पुल गिरा ना, अररिया का पुल 2 दिन के बाद उद्घाटन होने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो, आप तो जानकारी आपके पास भी है ही, वही कई मधुबनी का, भागलपुर का, सहरसा का, किशनगंज का, मोतिहारी का, आधा दर्जन से अधिक निर्माणाधीन पुल, इसमें एस्टिमेट घोटाला से लेकर मतलब गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि निर्माण के पैसे अलग,
मेंटेनेंस देख रेख के पैसे अलग। जी। और अब जो पुल गिरे हैं, अब क्या गारंटी है कि उन्हीं लोगों को वही कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं दिया जाएगा दूसरे नाम से? सर दूसरे नाम से दिया जाता है राजीव जी, आपने सवाल बहुत जबरदस्त किया। अब इनके सब चट्टे बट्टे हैं, सारे कनेक्शन जो हैं टेंडर कंपनी वाले, ठीक है। अब राजीव जी के नाम से एक पुल है, एक कंपनी है, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिए, ठीक। वहीं राजीव जी दूसरे के नाम से तैयार करके रखे हैं। बस यहाँ तो कमीशन का खेल है, जो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है, उससे मतलब ये तो सरकार भी जान रही है। तो यहाँ ये है ना, तो ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार है बिहार की सरकार, नीतीश जी जो। दूसरा चार्ज है लॉ एंड ऑर्डर के अरुण कुमार जी, तेजस्वी यादव जी ने जो आज कहा कि 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, फिर गला मरोड़ कर मार डाला। अपने ही दरवाजे पर खड़ी 4 साल की मासूम बच्ची की गला मारकर हत्या कर दी। और मुख्यमंत्री जी के लिए ये छोटी घटनाएं हैं। नाउ दैट इज शॉकिंग। बच्चों की हत्या इस प्रकार से हो रहा है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि छोटे छोटे घटना है, ये बेखौफ और बेलगाम है अपराधी। यहां पर यह एक सीरियस चार्ज है तेजस्वी यादव जी का सीरियस चार्ज है सरकार पर। अरुण कुमार जी, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स। देखिए प्रदीप जी, निश्चित रूप से बिहार का जो अभी हालात है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी तरह ध्वस्त है। अपराधियों के मन से पुलिस प्रशासन का खौफ समाप्त हो चुका है। आपने ही खुद कहा, 4 वर्षीय बच्ची को घर के दरवाजे पर गोली मार दिया जाता है। सासाराम में, औरंगाबाद में लड़कियों का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती। अर्थात कहते 3 दिन में 56 घटनाएं हुई है। 1 महीने के अंदर राज्य भर में 100 से अधिक अपराधी घटनाएं हुई, हत्याएं हुई, बैंक लूट लिए जाते हैं दिन में। तो ये स्थिति राजधानी में, बिहार की राजधानी पटना है, सीएम से लेकर भाजपाई 2 डिप्टी सीएम, पूरा सिस्टम, आला अधिकारी, थाना, डीएम कोठी के बगल में हत्याएं हो जाती है। अपराधी घुसकर डाकजनी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं। ये हालात है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। मतलब कह सकते हैं कि बिहार में अपराधियों की समानांतर सरकारें चल रही है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। यह हाल है बिहार का। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि बिहार को बचा लीजिए, बिहार वासियों को बचा लीजिए। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री जी आप तो चुनाव में आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर जबरदस्त प्रवचन देते हैं, भ्रष्टाचार पे देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिहार का ध्वस्त हो चुका है। दिन दहाड़े लोग मारे जा रहे हैं मूली गाजर की तरह। अपनी जुबान तो खोलिए, कम से कम संवेदना भी तो व्यक्त कर दीजिए। वो स्टेटमेंट नहीं आई, राजीव जी, एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। राजीव जी, न तो आप उल्टा के देख लीजिए, न तो प्रधानमंत्री जी का एक संवेदना का एक लाइन आया है ट्विटर पे, न ही मुख्यमंत्री का। उल्टा प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी जी के स्पीच का आलोचना करते हुए कहा कि हिंदू हिंसक है, ये आपका सोच है वो गलत है, आपका संस्कार है वो गलत है, आपका चरित्र दोहराता है और आपके जो नफरत है हिंदुओं के प्रति उस चीज को हाईलाइट कर रहा है। ये राहुल गांधी जी के स्पीच के बदल में मोदी जी ने कहा। तो इसमें क्या हिंदू हिंसक है राहुल गांधी जी का स्पीच में? आप इसका क्या, हाउ डू यू लुक एट इट, अरुण कुमार जी? प्रदीप जी, यही है भारतीय जनता पार्टी का संस्कार। जितने संघी लोग हैं, भाजपाई हैं, उनके डीएनए में ही अफवाह फैलाना है। राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा कि हिंदू हिंसक, हिंदू तो हिंसक हो ही नहीं सकता है, उनके संस्कार में हो ही नहीं सकता है। जो हिंदू है वो तो भाईचारे की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, प्यार की बात करता है। लेकिन ये जो भाजपाई है,
संघी हैं, जो अपने आप को हिंदू का बहुत बड़ा ठेकेदार मानता है, भाजपाई हिंसक है, वो नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। हम लोगों ने भी उनका स्पीच को सुना, और ये इस बात को इस तरीके से ये लोग तुल देने का काम किया कि अब दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो सदन के अंदर उनका जो 90 मिनट का भाषण हुआ, उसमें जन सरोकार के सारे सवाल, इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में जो भी सवाल थे, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का भी वो सवाल था, चाहे अग्निवीर की बात कर लीजिए, महंगाई की, बेरोजगारी की, मणिपुर की, सारे सवाल, किसानों के सवाल को लेकर, सारे सवाल को लेकर उन्होंने आवाज बुलंद करने का काम किया, और देश की महान जनता ने उनके स्पीच को सराहा। नीट के सवाल पर अब देखिए 24 लाख स्टूडेंट का भविष्य खतरे में है। पिछले कई महीनों से संघर्षरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि भाई री नीट जी दोबारा एग्जाम कराइए, लेकिन आपने देखा होगा एनटीए और केंद्र सरकार ने हल्फनामा दायर किया कोर्ट में, कोर्ट को बताने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट को, कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। क्या है सरकार? ये है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार। एक तरफ युवाओं की बात करेंगे, युवाओं के भविष्य की बात करेंगे, वहीं दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का बालक बुद्धि कहे राहुल गांधी जी के, उन्होंने कहा कि बालक बुद्धि है, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो राहुल गांधी जी। आप हमेशा नॉर्थ वर्सेस साउथ उस विभाजन की बात करते हो, कास्ट वर्सेस कास्ट, उस कास्ट को कास्ट से झगड़ा कराना, नॉर्थ से साउथ को बांटना, नॉर्थ को साउथ, ये राजनीति, वोटों की राजनीति आप राहुल गांधी जी करो, मोदी जी का आरोप है। और बालक बुद्धि, ये आप कैसे देखते हो ऐसे कमेंट्स को? देखिए प्रदीप जी, इस तरह की भाषा का जो लोग उपयोग करते हैं, मंद बुद्धि सारे भाजपाई, नफरत की राजनीति भाजपाई करते हैं, हिंसा फैलाने की राजनीति भाजपाई करते हैं, डिक्शनरी में जो शब्द नहीं है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो गांधी को मानने वाले लोग हैं इंडिया गठबंधन। हम लोग तो भाईचारा की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं। पूरे चुनाव में आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी जन सरोकार की बात की हो, या 10 साल में उनकी क्या उपलब्धि रही उनकी सरकार का, उन्होंने अगर गिनाने का काम किया हो? नहीं। क्या किया बिहार में हमने देखा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पूरा चुनाव जन सरोकार से जुड़े मुद्दे की बात करते रहे, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, जो उनके सवाल हैं, महिलाओं का सवाल, किसानों का सवाल, छात्रों का सवाल उठाते रहे, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने क्या क्या किया? मुद्दे की बात नहीं की, अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाई, क्या बात करने का काम किया? मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुजरा, ये है प्रधानमंत्री जी देश का, और ये लंबी चौड़ी प्रवचन देने का काम करते। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, एक छोटा सवाल है, एक्चुअली 2 सवाल हैं। एक तो ये कहा गया था कि पटना जो है वो जो 100 स्मार्ट सिटी बनने वाले हैं, पटना उसमें से एक शहर होगा, तो क्या पटना स्मार्ट सिटी बन गया? नंबर 1। नंबर 2, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि लोग बात करते हैं, और याद क्या है कि मतलब आपस में जो लोग बात करते हैं, अधेड़ उम्र के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से आए थे जब पार्टीशन हुआ था, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे ना सर लाहौर में, जब वो यहाँ पर आए तो उनसे पूछा गया कि भैया आप कहाँ पढ़ना चाहेंगे? तो आप, हमारे दर्शकों को जानकर यह हैरानगी होगी, बिकॉज माई फादर इन लॉ वॉज वन ऑफ देम, couple of my uncles were also there, they all later on joined the armed forces. Sir, their first choice was Patna Medical College. राजन बाबू के पास जाकर के वो लोग मिले, राजकुमारी अमृत कौर यूज्ड टू बी हेल्थ मिनिस्टर, उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि हमें आप कहीं और मत भेजिए, अगर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है तो हमको प्लीज आप पटना मेडिकल कॉलेज भेज दीजिए। ये स्टैंडर्ड था पटना मेडिकल कॉलेज का उस वक्त। मैं 1948-49 की बात कर रहा हूं।
उसके बिल्कुल, अलावा बिल्कुल। पटना यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो कॉलेजेस थे, जो स्टैंडर्ड था एकेडमिक्स का उस वक्त, अगर आप पीएचडी करके आए हैं पटना यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट टिल दी लेट 60s, इट वाज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या हुआ अरुण कुमार जी, अब क्या हुआ वो थोड़ा बताइए प्लीज। देखिए, एक नंबर में पहला जो सवाल आपका था स्मार्ट सिटी की, जी अभी तो अब अगर कभी आने का मौका लगे या फिर किसी से भी आप पता कर सकते हैं, ये जो मोदी जी का विजन था, पहली बारिश में जलमग्न है पटना, वो हालात, स्मार्ट सिटी, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जिस क्षेत्र की बात करेंगे बहुत बुरा स्थिति, ये है स्मार्ट सिटी का हाल। जी चारों तरफ गंदगी आपको दिखेंगे, कूड़ा का अंबार दिखेंगे, पहली बारिश में जलमग्न हो जाता है, लोग घर से निकल नहीं पाते हैं, हॉस्पिटल ऐसा जगह वहां पानी घुसता है, सांप कीड़े मकोड़े, तो अब कल्पना नहीं कर सकते, हम बयान नहीं कर सकते हैं विस्तार से, वो हालात है। पटना की मैं बात कर रहा हूँ। जी आप जहां तक अभी की स्थिति, आप मेडिकल कॉलेज की बात कहे, पहले की और आज का, जी तो आपको पता ही है देश की सुर्खियों में है पटना और बिहार नीट को लेकर। ऐसी एक भी परीक्षाएं नहीं होती है जो कि पटना में यहाँ नीतीश बाबू के गृह जिला के लोग पेपर लीक कांड में नहीं होते। सारे परीक्षाएं जितनी होती है बिहार में, सबका पर्चा लीक होना है, और उस पर्चा लीक में सत्ता में बैठे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके संरक्षण में होता है। अभी देखिए ना, संजीव मुखिया नीट का जो मामला है, एनडीए के नेता हैं, आनंद, उसकी मां जदयू की राजनीति करती है, सत्ता में है, ये सारे लोग एनडीए से जुड़ा हुआ है, और इतना बड़ा पेपर लीक जो मामला हुआ उनमें इन्वॉल्वमेंट है। और देख रहे हैं किस तरीके से सीबीआई को देने के बाद इस मामले को और रफा दफा करने के चक्कर में पूरी सरकार लगी हुई है। सर, उसके ऊपर तो अपने स्टेटमेंट लोगों भी को आ गई बताने। है कि इसमें कोई बहुत बड़ी करप्शन नहीं हुई है, ऐसी स्टेटमेंट आई है कल हाँ, सर गवर्नमेंट आ गए सही। तो मैं तो पहले ही कहा, कोर्ट को स्टेटमेंट आई नहीं, हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जी एनटीए और केंद्र सरकार ने कि बड़ी कोई घालमेल नहीं हुआ है, जबकि पूरे देश में 5 भाजपा शासित प्रदेश है, लगता है 2 दर्जन से अधिक लोग जेल में बंद हैं। स्वयं वो कबूल कर रहे हैं, स्टूडेंट कबूल कर रहा है कि इसमें गड़बड़ियां हुई है, पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है, बिहार की पुलिस जो ईओयू है वो बता रही है, सारे प्रूफ है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है, के सामने है सारा चीज। तो ये है केंद्र की सरकार। तो आपको लगता है सर कि परीक्षाएं, तो अरुण कुमार जी, चलते चलते आपको लगता है कि लालू जी की भविष्यवाणी ठीक होगी, अगस्त तक बिल्कुल इस सरकार को अलविदा कह दिया जाएगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, सरकार तो निश्चित रूप से बैसाखी पे टिकी हुई है, जो जग जाहिर है। उनके जो 2 बैसाखी हैं वो कितने मजबूत हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। ये तो मोदी जी को भी खुद रात में नींद नहीं आता होगा, क्योंकि ये 2 बैसाखी के सहारे जो सरकार को चला रहे हैं नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, तो इनका तो इतिहास है, हमें क्या बताना। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता लालू जी ने जो कहा है, वो तो मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति जगत के, उन्हें पता है, और वो भी नीतीश कुमार जी के तो अंग अंग और एक रुआ से वाकिफ हैं, क्योंकि अब क्या कहा जाए, विशेष मैं नहीं बोलना चाहूंगा। तो इसलिए उनका जो अनुमान है, निश्चित रूप से उन्होंने कहा है दमखम के साथ कि अगस्त तक गिरेगी, अगस्त के बाद गिरनी है, लेकिन जो भी हो, लेकिन 5 साल यह सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही थी, ये सत्य है। अरुण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं चलते चलते बता दूं, जिस पटना मेडिकल कॉलेज की मैंने बात की,
उसकी स्थापना 25 फरवरी 1925 को हुई थी और उस वक्त उसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना। उसके बाद उसका नाम पटना मेडिकल कॉलेज रख दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद, एंड इट वाज कंसिडर्ड easily not just one of the best medical colleges in India, it was considered one of the best medical colleges in the world. Today, आज की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अरुण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। Now, how could the government actually say this? That there's nothing serious. I mean, there's nothing major. There's no major scam in NEET. They've actually said it, Pradeep ji. I mean, I'm shocked. Oh God! They claim that they're taking action. They claim that look, we are active, and if you're not acting, you can tell us. And it's a multi-state scam anyway. It has to be investigated, and the government cannot absolve itself. There's no way it can. If you take credit for all the good things in this country, you have to take credit responsibility. for all the you have bad to take things too. responsibility. Yes, you can. Absolutely. You have to. You're duty bound to take responsibility for that.